हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। आ गई हूँ मैं फिर मोहपाश की एक अगली और भी अच्छी कहानी आप सबको सुनाने के लिए। इस कहानी का नाम है दाढ़ी बाबा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि दाढ़ी बाबा क्या क्या रंग दिखाते हैं। उसका नाम न इतिहास के किसी पन्ने में मिलेगा, न शहर की किसी गली में। लोग बाग उसे याद करते हैं। वह बेवकूफ़ था जिसने अपना सब कुछ होम कर दिया भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर। वह औरतों में छिनरा था तो मर्दों में पागल शराबी। वह सिगरेट के धुएं में भ्रष्ट व्यवस्था को उड़ा देना चाहता था। वह कहता था कि महल को आग लगा सकती है एक छोटी सी चिंगारी। वह गाता था, तू जिंदा है तू जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं हो स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। मस्त मौला फ़कीर सा वह दाढ़ी बाबा किसी के लिए ज़रूरी नहीं था। आज जब विचार के तमाम पहलुओं से गुजरते हुए मार्क्स और लेनिन को पढ़ती हूँ तो जान सकती हूँ कि वह क्या था। जब सारी दुनिया रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक पर मर मिट रही थी, एक 10 साल की लड़की की खोजी निगाहें उस दाढ़ी बाबा का रहस्य तलाशने चुपके से घर से निकलकर उस गली में 3 बार घुसी थी जहाँ प्रवेश की सख्त मनाही थी। दरअसल उस गली में कुछ औरतें सब कुछ ताक पर रख उन्मुक्त प्रेम करती थीं। कुछ लड़कियां अपने प्रेमियों के साथ कहीं बिला गई थीं और उसी गली की ऊंची कोठी के सबसे निचले तय के एक विशाल कमरे में रहता था दाढ़ी बाबा। दाढ़ी बाबा नाम भी हमारी मंडली ने ही दिया था। उसके नाम की तलाश में भटकती 75 साल के पिता से पूछती हूँ, बाबू कुछ याद है क्या उस आदमी के बारे में? अरे वही मजदूर नेता पीछे की गली में रहता था ना। वह 10 नाम गिनाते हैं और अस्वीकृति में सिर हिलाकर गर्दन घुमा लेते हैं। अम्मा से पूछती हूँ, वो छिनरा बुढ़वा याद है आपको? वह चौंक कर मेरा मुंह देखती हैं। कौन बुढ़वा? न जाने कहाँ कहाँ के बिलाए इलाए लोग तुझे इन दिनों याद आते हैं। जानती हूँ शाम को वह लोहबान की अगियारी पर धुआं करेगी मेरे सिरहाने। सारे ईष्टों से प्रार्थना करेगी कि मेरा अनिष्ट ना हो। वह कुछ नहीं बताएगी, वैसे ही जैसे अंशु के बारे में नहीं बताया। मुझे ये तलाशना होगा कि कौन था जो मेरी स्मृतियों में अपनी मोहक मुस्कान संग ठसक कर बैठा है। कुल 3 मुलाकातें रहीं उनसे। तीसरी बार सामने उनकी लाश थी। कई दावेदार थे। पुलिस जल्दी फैसला कर बवाल टालना चाहती थी। कुछ मजदूर नेता और एकाध पढ़े लिखे बौद्धिक आदमी समझा बुझा रहे थे। उसी दिन जाना कि वह कामरेड थे, अविवाहित। शायद भाइयों का परिवार आपस में उनके हिस्से की संपत्ति के लिए लड़ रहा था और लाश पर दावा ठोक रहा था। मृत्यु के दूसरे दिन देर शाम उनकी लाश उठी। लाश लाल रंग के कपड़े से ढकी थी जिस पर हंसुआ बना हुआ था। लोग राम नाम सत्य है की जगह कामरेड लाल सलाम का नारा लगा रहे थे। मैं अपने छत की रेलिंग पर खड़ी मौन यह सब देख रही थी। उन दिनों इस नारे और झंडे के महत्व को नहीं जानती थी। अपने ट्यूशन मास्टर से पूछा तो 3-4 कान के नीचे झन्नाटेदार तमाचे के साथ उत्तर मिला। इतनी उत्सुकता अगर गणित के सवाल में होती ना तो कक्षा में फर्स्ट आ जाती। साला ऊल जुलूल सवाल करती रहती हो। खून खौल जाता है। मास्टर अम्मा के मायके के सखी के इकलौते पुत्र थे। सोहर कर पैर छू कहते, मौसी प्रणाम, अम्मा ललाहोट। 1 घंटे के ट्यूशन में आधा घंटा अम्मा से हाल चाल लेते देते, चाय पानी करते, आधे में पढ़ाते कम, कूटते ज़्यादा। एक दिन दूसरी बहन जो इंटर बायो की स्टूडेंट थी कुछ पूछ बैठी। वह हमारी ही तरह रौब झाड़ते उल्टा सीधा पढ़ाने लगे। बस हमारा काम हो गया। अगले दिन वह नीचे दुकान में ही रोक लिए गए और जमकर क्लास लगी और हिसाब किताब करके विदा कर दिए गए। हम अगले छमाही तक पुनः मुक्त हुए। मैं भटक रही थी उत्तर की तलाश में। सामने सब जैसे किसी और दुनिया के आए हों अनभिज्ञ। याद आता है कि वह दिन जिस दिन कामरोड की मौत हुई थी। बरगद के चबूतरे पर हम बच्चे मुंह लटकाए मौन बैठे थे। सर्द मौसम की नमी शाम चढ़ते बढ़ रही थी। उधर सामने की गली में ऊंची कोठी के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस आकर लौट गई थी। अंदर कुछ कोहराम चल रहा था। पिंटू ने बताया, वह कोठी के सामने वाले घर में रहता था।
जब सूरज तेजी से आकाश की गोंदी में समाने लगा और अंधेरे की चादर तन कर फैलने लगी, मोना की तंद्रा टूटी। वह समूह में सबसे बड़ी थी और सबसे समझदार भी। सब लोग अपने अपने घर जाओ। काजल गुस्से में तन कर खड़ी हो गई। नहीं, हम पहले कामेट को देखेंगे। वह तुतलाती थी। कामरेड को कामेट कहती थी। मोना ने 8 साल की काजल को समझाते हुए कहा, वहाँ पुलिस आई है, कुछ गड़बड़ है। देखो अंधेरा हो रहा है, हमारे ट्यूशन सर भी आ रहे होंगे। घर जाओ बाबू, कल चलेंगे। कल संडे है और हम सुबह फील्ड में आकाश भैया की प्रातः सभा में आएंगे ही। वह प्यार से समझा रही थी। काजल बेमन से अपने भाई के साथ चली गई। बाकी बच्चे एक ही बिल्डिंग के होने से एक साथ आए। उन दिनों मेरी उम्र 10-1 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। छोटी मुझसे 2 साल छोटी और भाई 5 साल छोटा था। बिल्डिंग में कुछ 10 फ्लैट थे हमारे, लंबाई में ट्रेन की बोगी की तरह। नीचे दुकान, ऊपर मकान। लगभग सबकी नीचे दुकान थी। इसी के बीच में हमारी दुकान थी, त्रिपाठी वस्त्र भंडार। मुंशीपुरा की इकलौती कपड़े की दुकान। खूब नाम था। ग्राहकों से भरी दुकान में आमो खास की बैठकी भी लगती। सुबह परदहा और स्वदेशी काटन मील के कर्मचारियों की दुआ सलाम, शाम को बौद्धिक वर्ग की। डॉक्टर चंद्रदेव राय से लेकर उमाशंकर तिवारी जैसे स्थानीय साहित्यकारों से बाबूजी की अच्छी बनती थी। वह दिन भर कॉलेज में नौकरी बजाते, शाम को कपड़ा नापते। देश भर की राजनीति पर गर्मा गर्म बहसें चलती। दिन में दुकान अम्मा के हवाले रहती। उन दिनों व्यापार की गद्दी पर अम्मा का बैठना किसी क्रांति से कम नहीं था। अम्मा गद्दी संभालती, कर्मचारी कपड़े दिखाते। माता पिता की इस व्यस्तता में हम 2 छोटी बहनें, या यह कहें बच्चे, काफ़ी उपेक्षित रहने लगे। 4 बहनों में हम 2 छोटी तो अतिरिक्त संतान होने की घोर उपेक्षा का शिकार रहते। बचपन में मैं अंतर्मुखी थी, थोड़ी चंचल। एक बात जो मज़ेदार थी वह यह कि बाबूजी बेटी की कमी का दर्द हम दोनों छोटी बेटियों को लड़कों के कपड़े पहनाकर कम करते थे। मुझे याद है 5वीं तक मेरे पास लड़कियों का एक भी लिबास नहीं था। और कपड़े भी हमारे क्या बनते, पूरा बैंड बाजा ड्रेस। एक ही थान से दोनों बड़ी के सलवार कुर्ते कटते और हमारे बुशर्ट। दोनों बड़ी में दूसरे नंबर की नाक भौं सिकोड़ कर विरोध जरूर दर्ज करती, पर पिटने के डर से फिर पहन लेती। एक बात तो हद हो गई, उसी थान से घर के पर्दे तक तन गए। खैर, यह हमारा बड़ा दुख था। बाबूजी वही करते जो उन्हें करना था। हमारी दुनिया मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से दुनिया रही थी। अम्मा ज़रूर कुछ तिकड़म करके, जैसे बाबूजी की पॉकेट मारी कर रेडीमेड कपड़े खरीद कर रख लेती, खास मौक़ों के लिए, जिससे हमारी इज्जत बच जाती। एक दिन दम घोटू माहौल में घर के अंदर जीते रहे हम। जरा सा विरोध पर बापूजी का हाथ पैर चलने लगता। उनकी गाली मार की डर से हम अपनी जायज़ नाजायज़ मांगे अम्मा से कहकर सिर पटकते, और वह कुछ न कुछ करके पूरा करने की कोशिश ज़रूर करती। हम एक विशाल वट वृक्ष के नीचे कैद बीज थे, जो बरसात में अखुआते तो ज़रूर, पर धूप न मिलने से वहीं सड़ गल जाते। पिता एक कर्मठ विद्वान व्यक्ति रहे। समाज में अपनी कर्मठता से पैसा रुतबा सब कमाया। अम्मा अक्सर फुआ लोगों से कहती, एक तो चम्मच यहाँ बबनपुरा का नहीं है जीजी, जो है आपके भाई की मेहनत का है। पिता के लिए बेटियों के बीच से केवल दूसरे नंबर की बड़ी बहन ही जो रही सो रही उन दिनों। उसके 2 कारण थे। एक तो उनकी मान्यता थी कि उसके जन्म के बाद ही उनकी किस्मत खुली, और दूसरा उसका रूप और तेज़ दिमाग। हम ग से गदहिया गोल वाले मोछू आचार्य जी के भुदरहिया स्कूल में पढ़ते, और वह सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में। 80 के दशक में यह हमारे शहर मऊ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक अध्यापक की बेटी कॉन्वेंट में पढ़ती हो। अब आप समझ ही लें कि वह राजकुमारी, और हम दासियों के भाव लिए बढ़ रहे थे गिरते पड़ते। पड़ोसी पिंकी रिंकी अर्सी की सोहबत में कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलकर हम भी खुद की हीन भावना ज़रूर कम कर लेते। अम्मा हज़ारों रुपयों की एक बाफ़ायदारी कपड़ों की बाबूजी के नाम रहती। वैसे भी वह बेगारी संग बकाया चुकता, और हम दोनों छोटी बहनों को टट्टी उस वक्त लगती जब मास्टर आते।
जब शिकायत नीचे दुकान में पहुंचती, बापूजी कपड़े के लट्ठे का डंडा लिए आते और जमकर बजाकर लौट जाते। आगे कुछ दिन गाड़ी लाइन पर रहती, फिर रूट देखते देखते चेंज हो जाता। शाम को अपनी बिल्डिंग की लंबी सीढ़ियों पर कतार में बैठकर बतियाते। कभी कभार सामने मवेशी अस्पताल के फील्ड में आइस पाइस, पोम पाशा, गेंदा भड़बड़, छुआ छुआन, छिप्पी, अंटी चौक खेलते। मुख्य सड़क से एक खड़ंजे का रास्ता हमारी बिल्डिंग से लगे मवेशी अस्पताल के बीच से होते हुए पीछे के मोहल्ले में जाता था। पीछे घनी आबादी वाला मोहल्ला था, गलियों के अंदर गलियां, भूल भुलैया जैसा। मऊनाथ भंजन के सबसे पुराने और बड़े मोहल्ले में एक मुंशीपुरा। अब सोचती हूँ इसका नाम मुंशीपुरा क्यों पड़ा। शायद दक्षिण ब्रह्मांड का टोला की तरह यह कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र रहा होगा मऊ का। खैर, यह मऊ के शहादतपुरा और मुंशीपुरा की सीमा का क्षेत्र था। हमारी बिल्डिंग के पीछे एक रंग बिरंगी दुनिया थी। उधर से सुबह सवेरे से एक सरदार जी अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से निकलते न जाने कहाँ से। हमने इन पंक्तियों को सुन रखा और रटा हुआ था। शीशी भरी गुलाब की शीशा चटक गया, सरदार जी की दाढ़ी में चूहा लटक गया। सरदार जी को देखते हम समवेत राग में यह जुमला गाते। अक्सर तो वह चुपचाप निकल जाते, पर कभी कभार बाइक रोक देते। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगती, हम पुन पुन अपने घर में जाकर चौकी के नीचे छिप जाते। एक बार बापूजी से उलाहना दिया सरदार जी ने और हम जमकर वहीं कपड़े के लट्ठे वाले डंडे से धुलाए गए। बाबूजी के क्रोधी स्वभाव से हम जड़ क्या पूरी बिल्डिंग के बच्चे जड़ सहमते। पर बचपन भी कम ना था, बेहया की रबड़ हम घूम कर फिर वही गलती दोहराते। एक बार लंबू पंडित को देखकर हमने बड़ी भक्ति भाव से यादव चाचा के बेटे द्वारा सिखाया गया दोहा कोरस में, पंडित जी पंडोल डोल दिखावे खोल खोल। इस बार तो हल्दी गुड़ पीने की नौबत तक पिटे थे। वैसे हम शैतान नहीं थे, प्रयोगधर्मी थे। अच्छी बातों के साथ बुरी बातों के परिणाम का स्वाद चखे बगैर चैन नहीं आता था हमें। एक शाम हम सब खेलते खेलते लड़े रहे थे। लड़ाई समूह से व्यक्ति केंद्रित हो रही थी। पड़ोसी हमसे पैसे में अमीर हो न हो, किंतु उनके घर के सारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे और श्रेष्ठता भाव से भरे हुए थे। अक्सर हमारे हिंदी मीडियम को गधों या गरीबों का स्कूल कह बैठते। यह भाव उन्हें घर से मिलता था। हमसे कई बार उनकी मम्मी कह चुकी थी कि तुम लोगों का क्या, फेल पास का कोई मतलब थोड़ी है। मास्टर साहब 10-12 पास करा विदा करा देंगे, इनको तो कैरियर खराब हो जाएगा। कलेजे पर बड़ा घूसा पड़ता था। हम मुंह लटका कर घर लौट आते और छत पर बैठकर उस दिन खूब पढ़ते। वैसे उनके घर की कोई भी लड़की डीएम एसपी बनी हो ऐसा मुझे नहीं लगता। शहर छूटे 20 साल बाद भी इनका ताना तो मिल ही जाता पिता से कि तुम्हारे साथ की वह जज बन गई। खैर, यह सब मेरे गम रहे ज़माने में। हम थे और हमारी तमाम बंदिशों से भरी दुनिया में एक दुनिया थी। हम बच्चे लड़ झगड़ कर फिर एक हो जाते। उस दिन की लड़ाई चल ही रही थी कि हमारे सामने एक लंबे कद गोरा भभकते चेहरे वाला साधु बाबा खड़ा था। वह डांटते हुए कहा, व्हाट इज़ दिस वेरी बैड मैनर। हम एकदम से सटक गए। अब तक हम इस साधु बाबा को पागल समझते थे। अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ाते आते जाते देखते थे। वह गुस्से में हमें घूर रहे थे। हमें सहमा देखकर वह हंस पड़े। ओह, तुम लोग शायद डर गए हो, लोग मुझे पागल कहते हैं। अच्छा, आओ तुम सब, मैं एक खेल खिलाता हूँ। हम डरते डरते उनके पीछे चले। हरी घास पर एक गोला बनाकर हम बैठ गए। चलो अंताक्षरी खेलते हैं, पर एक शर्त रहेगी। अब हम तक दम साधे उन्हें सुन रहे थे। मेरी तरफ देखकर उन्होंने पूछा, क्यों श्यामा, शर्त सुनाया जाए? मेरा नाम सोनी है, मैंने धीरे से कहा। ओहो, तो आप सोनी हैं, मुझे गुस्सा आ रहा था। छोटी ने तेज आवाज़ लगाई, सोनी। वह ठहाके लगाकर हंस पड़े। खिचड़ी दाढ़ी और लंबे बालों के बीच एक तेज भरा चेहरा। हंसते वक्त वह भव्य हो उठा, पर कपड़े कुछ और कहते, जैसे किसी राजा को देश निकाला दे दिया गया हो। सफ़ेद टेरिकॉट का मटमैला हो चुका पुराना पैजामा और कुर्ता, उस पर लाल धारीदार गमछा, पैर में प्लास्टिक की चप्पल, पान खाने से कत्थई हो चुकी दांत पंक्तियाँ। वह हंस रहे थे उन्मुक्त।
दाढ़ी बाबा कहानी में आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि दाढ़ी बाबा ने और क्या क्या काम किया और कहाँ चले गए आखिर वो दाढ़ी बाबा। जानने के लिए देखते रहें द हेल्पिंग हैंड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।